ठीक है। कोई बताओ क्या कर रहे थे लास्ट क्लास तक? आई थिंक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, उसके पीडीएफ पे बेस्ड, इज इट? हाँ ना, बताओ भाई कोई। मैं ऑडिबल हूँ? पहले तो ये बताओ, ऑडिबल हूँ मैं? सर सर हाँ सर। यस सर। सर वेरिएंस पढ़ा रहे थे आप। वेरिएंस के ना फिर कंटिन्यूस के बारे में बता रहे थे, मेन के। ओके, हाँ हाँ। सो एक्चुअली, हाँ मेनली अब तक हमने रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था ना हमने। सो रैंडम वेरिएबल में क्या क्या किया था? नेट पॉइंट मेन का ही था। हम्म। सर ये स्कूल स्कूल से ही पूछ लेते हैं। हाँ एक्चुअली ये करेंगे आगे। तो अभी जैसे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों ने देखा, हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। जो जो टॉपिक आएगा वो उसके हिसाब से ना। ये अभी लास्ट टाइम का सिलेबस था। ओके, जैसे हम लोग अभी ये डिस्कस करें, ठीक है? तो वो आगे आएगा जो तुम कह रहे हो ना, ये सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये सब आगे। अभी पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मतलब अभी तक हमने ये वाला टॉपिक किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना? अभी तक इतना ही किया हुआ है। फिर कल एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे मीन वेरिएंस पे थे, तो वो हमने बता रहा था ना कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मतलब मीन क्या होता है ना, ये सब वेरिएंस क्या है। अ, तो इसमें तुमने अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया होगा जो स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर वाले, बाकी अगर तुमने सो पीडीएफ पे तो क्वेश्चंस किए थे, पीएमएफ पे देखता हूँ ना, पीएमएफ पे या ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक हम आज कर सकते हैं। यूनिवेरिएट का करेंगे तो सिर्फ जैकोबी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिवेरिएट में। इसके लिए ये पीएमएफ पे कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे थे, पहले उसको देख लेता हूँ। पीएमएफ पे और कुछ क्वेश्चंस है क्या?
तो तुम लोगों को याद होगा ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। ये 20 का ये पार्ट दिख रहा है सबको। ये क्वेश्चन हमने किया था, है ना। यहीं पे एक्चुअली मैं क्या कर रहा था कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन CDF, PDF और PMF जो भी जैम में आए वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो CDF पे तो क्वेश्चन काफ़ी सारे कराए थे मैंने। फिर PDF पे भी क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में किया था। PMF पे शुरू किया था, एक ही क्वेश्चन ये वाला मिला था, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था और यही क्वेश्चन कराए थे। तो अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं PMF पे जो जैम में आए हैं। अच्छा, यहाँ जैसे आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछ लिया ना। तो हमने अभी ये पढ़ाई नहीं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी करेंगे, जस्ट एक बार देख लेते हैं। ये है ना PMF दे रखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसको इन्वॉल्व कर रखा है। यहाँ पे जैसे है MLE पूछ रहा है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो ये भी अभी एस्टिमेशन में आएगा। ये जॉइंट है आई थिंक। तुम लोगों को जॉइंट नहीं पढ़ा ना अभी तो यहाँ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, दो रैंडम वेरिएबल का, उसमें ये पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ट्राई कर सकते हो वैसे, लेकिन अभी हमने करा नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, जैसे सिर्फ PMF की डेफिनेशन में पूछा हो। तो ऐसे क्वेश्चन कम ही आए होंगे, ऐसे बहुत कम, क्योंकि PDF पे था ना, PDF पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डेफिनेशन बेस्ड थे। ये भी करने लायक है बट तुम्हें देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन लास्ट क्लास में कराया था ना, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। 58। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो है मैक्सिमम ऑफ x, 5। ट्राई कर पाओगे, करके देखो 58। यहाँ क्या है एक्चुअली, तो x एक रैंडम है जिसका PMF दिया है, तुमसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन बताओ मैक्सिमम ऑफ x, 5 का। सब लोग 58 ट्राई करो और बताओ आंसर क्या होना चाहिए। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या 58 नंबर क्वेश्चन? यस सर। ट्राई करके देखो क्या है, क्या आएगा आंसर। सर 6।
ओके 4.5 4.5 ओके, अब अलग अलग आंसर आ रहा है। कुछ का 6 आ रहा है। सर 2.57। 4.5, 2.57 और सर 6.5 आ रहा है। 4 ऑप्शन हो गए हैं। 6.5 ही होगा। मैं थोड़ा गलती कर दिया, 5/10 को एक बार ही कंसीडर किया जबकि 5 बार होगा। तो ओके, तो देखो जैसे तुम लोग जानते हो एक कॉन्सेप्ट, हमने ये शायद बताया होगा, या मैं लिख देता हूँ, बताया ही होगा वैसे। रैंडम वेरिएबल हमने डिस्कस किया था अभी तक। रैंडम वेरिएबल क्या है ना, CDF, PDF, PMF, और लास्ट क्लास में हमने रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस भी डिस्कस किया था। EX क्या होता है, EX का सिंपल डेफिनेशन डिस्कस किया था, और वेरिएंस X क्या होता है। फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, STD है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X ये क्या है। ठीक है, तो मीन तो सिंपल EX मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर डिस्क्रीट है तो X इंटू प्रोबेबिलिटी एट X, ये समेशन लगा हुआ ओवर X। कॉन्टिन्यूस है तो X इंटू PDF ऑफ X dx, X की जो भी वैल्यू है उस पर इंटीग्रेट होगा इस तरीके से। वेरिएंस था कि एक तो डेफिनेशन है एक्स माइ, इसको म्यू भी बोलते हैं, ई एक्स इज म्यू, सो एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, यह है इसका एक्सपेक्टेशन। या इसको ओपन करोगे तो यही वाला आएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का मतलब म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो तुम सबको पता है कि दैट इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा एक्स होता है, ये सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो ये डेफिनेशन बता रहा था। अब इसी पे आगे बढ़ो। मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी ई एक्स। अगर मैं कॉन्टिन्यूस के लिए बात करता हूँ, जैसे यहाँ डिस्क्रीट के, चलो डिस्क्रीट के लिए बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए क्या था कि एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। फिर हमने ये भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी है, सो एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये डेफिनेशन था। ई ऑफ एक्स की पावर आर, ये भी लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने, एक्स की पावर आर प्रोबेबिलिटी एट एक्स। इन जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई फंक्शन है, मान लो जी एक्स, सो होगा समेशन जी एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी एट एक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, समेशन ओवर एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से समेशन ले लेंगे। तो अभी ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। ये लास्ट क्लास में भी लिखा था, यू कैन चेक द नोट, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी लिख रखा मैंने। इसको यूज़ करो, तो जैसे जिन लोगों ने किया अब इजीली कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो है प्रोबेबिलिटी एट एक्स दे रखा है, PMF दे रखा है ना, सो हमें PMF दे रखा है और पूछ रहा है ना 1/10 है, इन 1 से उस तक, तो 1/10 है जब एक्स की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 है। अब क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ना, हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 5। सो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 5 क्या है, ये एक्चुअली फंक्शन है, एक्स का ही तो फंक्शन है, इसमें सिर्फ एक्स और 5 है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, समेशन मैक्सिमम ऑफ x5 इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ एक्स ले लो, स्मॉल एक्स, एंड स्मॉल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 1 से लेकर 10 तक। मैं ये वाला डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट जी एक्स की जगह हमारा है ये फंक्शन मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 5। इसका मतलब क्या होता है, तो तुम्हें ये मतलब पता होगा पहले से कि मैक्सिमम एक्स 5 का मतलब है, इस फंक्शन का क्या मतलब है कि x और 5 में से जो ज़्यादा है वो लिखेंगे। जैसे जब तक x मान लो अगर 1 2 3 4 5 है, तो उस केस में 1,5 में मैक्सिमम कौन है, तो 5, तो ये आंसर 5 आएगा। इज इट, जो भी मैक्सिमम है वो लेना है।
और अगर x की वैल्यू हो गई 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई वैल्यू है तो वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी, क्योंकि x ज़्यादा है ना 5 से। तो जब x 5 से ज़्यादा है तो इसी को तुम बुक में ऐसा लिखा दिखोगे 5x, कि जब x की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है तो वैल्यू 5 रहेगी, और जब x स्ट्रिक्टली मोर देन 5 है तो x रहेगी। या यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ भी इक्वलिटी लगा सकते हो। तो ये मैक्सिमम का डेफिनेशन है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं रहा होगा। मतलब 2 नंबर का मैक्सिमम, जैसे मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम ऑफ 1, 2, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो बहुत ईजी है ना। 2। तो ये सिंपल 2 होगा ना, मैक्सिमम 1, 2 में कौन ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है ना, विच वन इज़ लार्जर। तो इस तरीके से, तो यहाँ ये हमारा यही फंक्शन है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, मैक्सिमम ऑफ x, 5 into probability at x by using this definition, by using this definition। ठीक है, कि फंक्शन जो भी एक्सपेक्टेशन हो फंक्शन लिख दो और इनटू में प्रोबेबिलिटी एट एक्स, तो उसके हिसाब से देख लो। तो जब x 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, उस केस में इसकी वैल्यू होनी है कितनी, 5, जो भी ज़्यादा 5 ही ज़्यादा होना है। स्मॉल x की वैल्यू 1 है तो 1 5 में 5 लार्जर होगा। तो जब 1 रहेगा तो 5 टाइम प्रोबेबिलिटी एट 1, मैं क्या लिख रहा हूँ, x को 1 रख रहा हूँ मैं, प्लस जब x को 2 रखोगे, तुम्हें समझ आ रहा है x कहाँ कहाँ है, एक तो x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5 और x में जो ज़्यादा है वो, और इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। जब x को 1 रखा हमने तो 5 इसकी वैल्यू आई, इनटू प्रोबेबिलिटी एट 1। फिर जब 2 रखोगे तो भी 5 एंड प्रोबेबिलिटी एट 2, 5 प्रोबेबिलिटी एट 3 प्लस 5 प्रोबेबिलिटी एट 4, 5 प्रोबेबिलिटी एट 5। ओके, एंड नेक्स्ट होगा जब x को 6 पुट करोगे तो मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5, सो x अब 6 है यहाँ पे तो वो 6 आ जाएगी, 6 प्रोबेबिलिटी एट 6 प्लस 7 प्रोबेबिलिटी एट 7 प्लस 8 प्रोबेबिलिटी एट 8 प्लस 9 प्रोबेबिलिटी एट 9 एंड लास्ट टाइम होगा 10 प्रोबेबिलिटी एट 10। और कैलकुलेशन चेक करना, तो x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब जब x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक है तो 5 ही लार्जर है, मतलब 5 5 में 5 लार्जर है, 4 5 में 5 लार्जर, इस तरह से। इसलिए ये वैल्यू 5 5 5, ये 5 5, उसके बाद वो 6 7 8 9 हो गया, क्योंकि वो x ज़्यादा हो गया जब। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब प्रोबेबिलिटी तो हर पॉइंट पे तुम्हारा 1/10 ही है ना, तो जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/10 रख के, अब बताओ फाइनल आंसर इससे क्या आएगा। 6.5। सब लोग वेरीफाई करो, क्या 6.5 ही आ रहा है, अपना अपना कैलकुलेशन, जस्ट यू चेक योर कैलकुलेशन। सो ये टोटल है ना 1/10 1/10 1/10 है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी एट ईच। यस सर, उतना ही आ रहा है 6.5। ठीक है, तो इस तरह को जैम में थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, है ना। तुम लोगों ने लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ा, इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा दिया कि मैक्सिमम ऑफ x5 का मीन पूछ लिया, और ये पीएमएफ दे रखा था, तो मीन का डेफिनेशन तुम लोगों को पता है, x टाइम प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पीएमएफ पे, फिर आगे मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। ये आईआईडी वाला किससे, आईआईडी वाला आगे बात करेंगे जॉइंट, वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है स्टिल। ये आप कर सकते हो, है ना, ये पीएमएफ है 6 क्वेश्चन, कि एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं है जैम के लिए, मैं बता रहा हूँ, वरना जैम और बीएससी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, है ना। बीएससी में क्या कर, ज़्यादातर हम थ्योरी और थ्योरम्स कर रहे होते हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम बहुत सारी प्रैक्टिस करने को डिफरेंट एंगल से, ताकि जैम में किसी भी से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम कर पाओ। मेन यहाँ एंट्रेंस प्रिपरेशन में प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। ओके, तो एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, ये पीएमएफ है, सीरियल पॉजिटिव रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 3/4 है, तो पूछ रहा है मीन बताओ एक्स का। ट्राई करो, जैम 19 का है ये।
एक मिनट वो सॉल्व कर। Sir, option A. Okay, so one of you got option A. What was others? सर ए ओके, तो सबका ये आ रहा है, फिर तो ये होगा शायद। चेक कर लो बाकी लोग। सो पहले तो पीएमएफ होने के लिए तुम्हें पता है कि पीएमएफ की कंडीशन है हर पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और सम इसका 1 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कर लो। तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? तुम टेबल ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पी एक्स, ठीक है। सो लाइक एक्स तुम्हारा है -1, मतलब एक्स पी एक्स या एन पी एन, बात वही है। तो एक्स लेता हूँ, तो एन मतलब यहाँ पे है, एन करना हो एन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एन है तो प्रोबेबिलिटी एट एन, सो इट्स अप टू यू क्या नोटेशन देना है। एन एंड प्रोबेबिलिटी एट एन, ठीक है। तो ये एन स्टार्ट होता है यहाँ -2 से, तो लाइक -2 -1 0 1 2, आगे भी है नहीं, तो अदरवाइज को हम नहीं लेंगे इसमें, उस पर 0 है तो क्यों लिखना। अब क्या मास है, -2 पे है -2c/n, तो -2c/-2, सो c आ जाएगा। -2c/-1 2c, मतलब ना n की वैल्यू उसके हिसाब से पीएमएफ है, तो n में रख रहा हूँ, n को -1 रखेंगे तो ना 2c रहेगा। n 0 है तो d, 0 पे d, दिस इज 2 टाइम्स c, d एंड देन 1 पे है c टाइम्स n, तो c टाइम्स n मतलब c 2c। अब क्या होगा, पहले टोटल सम 1 होना चाहिए, तो एक देख लो ये सम जो है प्रोबेबिलिटीज़ का सम हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू n, जो भी n की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सपोर्ट में उसके हिसाब से 1 आना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी 6c प्लस d इज इक्वल टू 1, एक तो ये कंडीशन आनी है। टोटल सम कर दिया हमने, ऐड कर लिया प्रोबेबिलिटी को। और दूसरी कंडीशन यहाँ है प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 जो है वो 3/4 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि इसमें -1 भी आ सकता है। अच्छा डायरेक्टली देख लेते हैं क्या क्या है। -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इन तीनों पे सम करके आएगा 3/4। ओके, तो -1 पे क्या है 2 टाइम्स c, 0 पे है d और 1 पे है c, दैट इज 3/4। यहाँ से ऐड कर लो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 3/4। सो ये 2 जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ये दोनों इक्वेशन एनफ है सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 1 में से 2 इक्वेशन घटा दो तो आ गया 3c इज इक्वल टू 1/4, तो c इज इक्वल टू आ गया 1/12, सो c इज 1/12, कैलकुलेशन चेक कर लेना। और उसके बाद d आ गया हाँ हाफ, सर। d आ गया हाफ, ठीक है। तो
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला ई एक्स, तो ई एक्स आप लोग जानते हो कि ई एक्स में क्या है, एक्स इंटू पी एक्स का मल्टीप्लिकेशन है। सो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं, तो यहाँ पे अब आ गया कि ई एक्स का मतलब है, मतलब ये सब लोग इजीली कर सकते थे, एन टाइम प्रोबेबिलिटी एट एन, एन लिख लो या एक्स लिख लो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। समेशन ओवर एन, तो यहाँ एन -2 से 2 तक जाएगा। अब देख लो वैल्यू कि यहाँ इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे डी की ज़रूरत नहीं है ये एक्स में ऐसे तो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये हो जाएगा -2c -4c प्लस सी एंड प्लस 4c। चेक कर लो एक बारी क्या आएगा। मीन डायरेक्टली फाइंड करोगे तो आगे c प्लस तो 4c, सी आएगा उसमें। हाँ एक्चुअली यहाँ पे +4c प्लस सी 5c यहाँ पे आएगा, और इधर है -2c प्लस -4c। सो है ना, एन इंटू पी एन कर लो, तो -2c -4c हो गया इधर, और वहाँ पे है 2 2 ज़ा 4 है ना, प्लस सी 5c, सो सी आ गया, ठीक है। नेगेटिव वालों करोगे तो ये -2c -1 पे -2c प्लस 0 0 पे 1 पे c है, और 2 पे 4 टाइम्स c है, ठीक है। तो इसके हिसाब से c आ गया, c आ गया, इसका मतलब है कि वैल्यू 1/12 हो गई। तो ओके, तो सबने कर लिया होगा आई थिंक। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में पूछे जा रहे हैं, 2019 का है ना, जो अभी पैटर्न चल रहा है 15 के बाद अभी तक सेम पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, 15 से लेके मतलब अभी तक। 37 में ज्वाइंट पीएमएफ का है, सब जब ज्वाइंट पढ़ेंगे तो देखेंगे। Observed animal of sample size distribution with PMF this the moment of है ना, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, ये एस्टिमेशन का जॉइंट। सो आई थिंक अभी तो इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम, है ना, बिकॉज यहाँ x1 x2 इन्वॉल्व है, तो इसको अभी ओके। तो अभी जितना हमने टॉपिक, बस अभी हमने एमजीएफ का मतलब पीएमएफ का बस डेफिनेशन पढ़ा, तो उस पर क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, तो वही 1 2 क्वेश्चन आए। बाकी आगे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लाइक ऐसा है कि तो अभी ज़रा इसका बात करते हैं ना, इस टॉपिक की बात करते हैं। जैकोबियन मेथड में स्पेशली हम मोर देन वन रैंडम वेरिएबल होगा तब उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जैसे पहले डिस्क्रीट की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा है, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो let x be a discrete random variable एंड मान लो y कोई फंक्शन है g ऑफ x,
जी अभी मैं जो लेके चल रहा हूँ, अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि इन्वर्टिबल होना चाहिए ना। सो मुझे क्या करना है देन, एक्स का पीएमएफ पता होगा तुम्हें, पीएमएफ ऑफ वाई चाहिए हमें, पीएमएफ ऑफ वाई फाइंड करनी है जैसे समझो। तो मतलब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल वाई, या ऐसा हो गया प्रोबेबिलिटी जी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई। सो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं हम कि x इज इक्वल टू जी एक्स को एक्स का फंक्शन होगा, वहाँ से x हम फाइंड करेंगे। सो इट विल बी जी इनवर्स y, इस तरीके से। अब x का पीएमएफ हमें दे रखा होगा, ठीक है, x का पीएमएफ पता होगा हमें, तो उसको यूज़ करके हम फाइंड कर पाएंगे। तो ये हम बता पाएंगे उसको, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक टेबल बना कर देता हूँ ऐसे, एक्स वाई, जैसे एक्स है 0 1 2 मान लो ऐसा, और ये जैसे प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है, 1/4 और ये 1/2। अब मैं ये वाई नहीं, यहाँ पे पी एक्स, द प्रोबेबिलिटी एट एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि सो एबव टेबल रिप्रेजेंट्स, ऐसा है, पी एम एफ ऑफ एक्स एंड वाई तुम ले लो सपोज सिंपल 2x + 5, ऐसा वजूम कर लिया, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड देन फाइंड पी एम एफ ऑफ वाई। सो जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो पिछला कॉन्सेप्ट में बताया कि y एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो हमें बोल रहा है कि y का पी एम एफ बताओ क्या होगा। सो ये वाला तरीका लगा के देखो, तुम्हें अगर ये लाइन समझ आई है तो। ये हमें पता है, ये वाली टर्म पता है, लेकिन हमें ये चाहिए। ओके, तो बताओ। So what is the PMF of y? ये आप लोगों को समझ आएगा, ऐसा ट्राई करके देखो। मुझे y का PMF चाहिए। सो कोई ट्राई करो, गलत आंसर बताओ बट ट्राई करो। क्वेश्चन इज व्हाट इज टेबल फॉर y, ये y होगा और यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी एट y, तो ट्राई करके देखो, गलती होगी कोई बात नहीं। सो व्हाट विल बी द टेबल फॉर y, मतलब PMF मतलब क्या, टेबल ही बनाना है। सर टेबल आ गई, पर जो डेफिनेशन आपने बताई थी उससे नहीं आई, उससे समझ नहीं आ रहा। हाँ आपने वही किया, बताओ जो आपका आंसर है, आपको जो आता है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं।
सर वाई 5, 7 एंड 9 आएगा, और 5 पर 1/4 होगी, 7 पर 1/4 एंड 9 पर 1/2। ओके, 1/4 1/2 आ रहा है 10। ये इस तरीके से। हाँ सर। ओके, और किसी का डिफरेंट आ रहा है कुछ? नहीं सर यही यही आता आ है। रहा है सर। हाँ, तो यहाँ भी वही बताया गया। देखो अब इसके हिसाब से मैं समझाया था, ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है। देखो, तो इसको अगर हम डिराइव करेंगे, बात वही है। तुमने अगर देखा होगा कि एक्स को जीरो रखेंगे, हमने वही किया, बस मैथमेटिकली वैसा लिखा है कि हमें पता है एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 है। तो करस्पॉन्डिंगली जो वाई की वैल्यू, वाई हमने क्या लिया है, 2x+5। सो करस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या होगी, जब एक्स को जीरो रखेंगे तो वैल्यू 5 मिलेगी। एक्स को 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स को 1 रखने पे 7, और 2 रखने पे 9। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी मुझे हर पॉइंट पे चाहिए, तो मतलब y इज इक्वल टू 5 है, तो ये इक्विवेलेंट होगा 2x+1। कैपिटल वाई जो है ना, ये 2x+1 है, तो इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x करस्पॉन्डिंगली, x क्या है वो तो हमने यहाँ से वही फाइंड किया एक्चुअली, जीरो है। ये मतलब है ना कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की जीरो है, मतलब x बराबर जीरो पे जो प्रोबेबिलिटी वही 5 है। तो बस उसी को लिखने के लिए हमने ये वही रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि y बराबर कोई स्मॉल y वैल्यू है, सो ये इक्विवेलेंट होगी x बराबर जी इनवर्स y पे। इनवर्स वही चीज़ यहाँ है, जैसे यहाँ जो ये चीज़ यहाँ पे यही आया कि y बराबर स्मॉल y सेम एज x इज इक्वल टू जी इनवर्स y। मतलब 5 का इनवर्स इमेज निकालोगे तो जीरो मिलेगा उस फंक्शन में। ठीक है, जीरो का इमेज 5 है उस फंक्शन, ये फंक्शन मान लो जी एक्स है ना, 2x+5। तो x को जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, और इनवर्स इमेज 5 की मतलब जीरो हो गई, जीरो का इमेज 5, तो 5 की इनवर्स इमेज जीरो हो गई। तो यहाँ पे जो आपको पता था प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, वही रह गया। फिर नेक्स्ट अब मुझे पता करना है कि 7 प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 7 प्रोबेबिलिटी मतलब 2x+1, 7 है। तो इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। सो 3 आ गई। सो सॉरी, तो 2x+1 क्यों लिखता है? अच्छा 1 लिख दिया मैंने। और ये 5 है ना, हाँ ये मेरी गलती, वो लिखने में गलती हो गई है ना। वो 5 नहीं 1 है, सॉरी 1 नहीं 5 है। तो 5 रखेंगे, अब क्या आएगी 2 है ना, यहाँ से 1 आ गई, और 1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 9। सो प्रोबेबिलिटी y 9 है, y मतलब 2x+5 इज इक्वल टू 9। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, और ये 1/2 था। तो मतलब 5 पे, 7 पे, 9 पे प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंगली 0 पे, 1 पे, 2 पे था। तो बस हमने मैथमेटिकली दिखाया कि जो y की वैल्यू 5 है वो जीरो का इन्वर्स इमेज, जीरो का इमेज 5 है, मतलब 5 का इन्वर्स इमेज 0 है, 7 का इन्वर्स इमेज 1 है, 9 का इन्वर्स इमेज 2 है उस फंक्शन में। सो ये अपने देखो, इसलिए जब कोई क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम किसी तरीके से करो जो बुक में किया, तुम्हें जो आता है उससे करो, वो भी सही होगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं, अपने अपने समझने के तरीके भी अलग होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करो, जैसे यही है, इस तो ये भी इजी था, नेक्स्ट जैसे देता हूँ। सो जब मान लो इस तरह का है, सपोज x एंड प्रोबेबिलिटी एट x। तो जैसे इसमें -2 है ना, मान लो ऐसा है, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी है सपोज 1/12, 1/6 है ना, 1/3। देखो ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, तो 18/12 हो गया, तो 2y तो 1/6 रहेगा ना। तो ये हो गया, मतलब इस तरह हमने बना दिया पी एम एफ एक्स का है। तो दिस इज पी एम एफ ऑफ एक्स। अब तुमसे बोलूंगा, अब y है, इफ y इज इक्वल टू 2x² + 1, देन फाइंड
PMF ऑफ y। अब ये ट्राई करो। सो ये भी एक टेबल आएगी, तो आप लोग अपने जो जिसको जिस तरीके से आता है पहले उसी तरीके से करो। क्या आएगा वैल्यू तो पता नहीं कितने बनेंगे। जो आंसर बताओ। सर हम्म सर 1/1/3 होगा हम्म एक बार तो y यू आर एंड टेलिंग। तो 1/3 ओके। यस सर 3 पर होगा 1/3। हम्म उसके बाद सर 9 पर होगा 4/12 यानी 1/3। हम्म बस हो गया सर। ओके, बाकी लोग और कुछ आपका आ रहा है? तो 1 पर 1/3 है, 3 पर 1/3, 9 पर 1/6 एंड 19 पर 1/6। ओके, दूसरा टेबल मान लो ये ऑप्शन ए। बस सर यही होगा 19 को 9 समझ करके जोड़ दिया सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसको कोई बात नहीं, चेंज कर लो। तो मतलब फिर से रिपीट करो जो भी बता रहे थे। एंड 9 पर 1/6 है एंड 19 पर भी 1/6। ओके ओके ठीक है, बाकी लोग और देख लो, और किसी का कुछ अलग आ रहा हो तो बताओ। कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे है ना। फर्स्ट यू सी कि उस एक्स के हिसाब, एक्स की वैल्यू दे रखी होंगी, एक्स का रेंज सपोर्ट, उसके हिसाब से वाई का सपोर्ट पहले तुम लिख लो, देन यू फाइंड द इनवर्स इमेज एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू दैट। तो यहाँ क्या है देखो, x का रेंज है 0 +-1 +-2 +-3, यही ना। सॉरी, +-3 नहीं, ओनली 3, -3 नहीं है, मतलब -3 का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब ये है ना, -3 का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगा। यही आ रहा है। ओके, तो सब लोग कर लेंगे इस तरह से। तो x का जो रेंज है वो -2 -1 0 1 2 3 है। सो करस्पॉन्डिंग y होगा, क्योंकि y हमने ले रखा है 2x² + 1। तो तुम क्या करोगे, एक एक करके x पुट करोगे और देखोगे y का रेंज क्या है ना, वो एक एक करके x पुट करो और देखो y करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी। जब x को 2 रखो या -2 रखो, तो चलो 0 से स्टार्ट करते, पहले 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, +-1 कुछ भी रख के देखो 3 आ जाएगी, +-2 कुछ भी रख के देखो तो 9 आ जाएगी, और 3 रखोगे तो 19 आ जाएगी। अब क्या है, तुम्हें हर उस, ये तुमने रेंज डिसाइड कर लिया, अब इस रेंज पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तुम्हें ढूंढना है कि y बराबर 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कैपिटल Y बराबर 1, तो कैपिटल Y हमने क्या लिया था 2x² + 1। उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया हमने पहले क्या कर रहे थे, मैंने x पुट करके हम y वाला डिसाइड किया हमने, अब फिर क्या कर रहा हूँ, वही y की उस वैल्यू पे हम x देखेंगे क्या था हमारा, तो उसी को बस प्रोसेस रिवर्स है। तो तुमने देखा है खुद ही कि 0 पे जैसे 1 आया है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इसका करस्पॉन्डिंग x 0 आएगा। और 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो जो 0 पे प्रोबेबिलिटी x में थी वो तुम यहाँ लो, तो 0 पे 1/3 है, सो ये 1/3 आ गया 1 पे। फिर हम देखेंगे कि y बराबर 3 पे क्या है, सो ये देखेंगे y बराबर 3 x के किस किस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग आया था, हम 3 का इन्वर्स इमेज निकाल रहे हैं उस फंक्शन में, तो यहाँ दो इन्वर्स इमेज आएगा ना, 1 और -1 दोनों।
2x² + 1 = 3 है। सो यहाँ से x की वैल्यू जब तुम सॉल्व सर्च करोगे सो +-1 आएगी, मतलब +1 की और -1 दोनों की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। सो 1/6 1/6 ऐड हो जाएगी, सो 2/6 हो जाएगी ना, जो कि 1/3 हो जाएगी। सो 1/6 + 1/6, फाइनली ये 1/3 आ जाना है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी एट y बराबर नेक्स्ट वैल्यू है 9। ठीक है, सिमिलरली आप देखो 9 किस x के करस्पॉन्डिंग मिला था मुझे, सो उसके लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो प्लस माइनस आ जाएगा 2 ना, 4 है 2 आ गया, और यहाँ तुम देख रहे थे सो ओके, तो 2 और -2 पे प्रॉपर्टी देख लो, 2 और -2 पे 1/12 + 1/6, 1/6 is 2/12, 3/12 मतलब 1/4। ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू 19 भी है, तो 19 के करस्पॉन्डिंग यहाँ जब इन्वर्स इमेज फाइंड करोगे इस फंक्शन में तो में x बराबर +-3 आएगा, बट हम x का PMF जब चेक करेंगे सो 3 पे मास है और -3 पे मास नहीं, तो -3 पे मास मतलब 0 है, सो 3 पे जो है वही रहेगा, -3 पे तो 0 है, तो 1/6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा डिस्क्रीट में कैसे ट्रांसफॉर्म करना। ये बहुत ईजी वे है कि x का सपोर्ट होगा, उससे y का सपोर्ट निकाल लो, देन उस पॉइंट्स पे देखो क्या क्या मास है करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ x। ओके, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा अलग प्रोसेस है ना। तो ठीक है, तो डिस्क्रीट में तुम लोग कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, सो डिस्क्रीट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वन कॉन्टिन्यूअस बाय फोर जी, सर, किसी में 1/4 लिख दिए आप। सर 1/6 होगा वहाँ। अच्छा ये वाला, ओके ओके, यस सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 9 पे ना इन्होंने क्या लिखा था, ओके ओके, तो मैंने 1/4 लिख दिया गलती से ना, ओके चेक कर लेते हैं। तो प्लस माइनस था 1 +-2 पे ऐड करना था, अच्छा ये मैंने गलती से ये ऐड कर दिया, हाँ ये वाला ऐड करना था, ओके ओके 1/12 1/12, हाँ वो 1/6 ऐड कर दिया मैंने गलती से। ठीक है, हाँ थैंक यू। तो ये हमारा 1/6 है ना, ओके ठीक है। अब तो इन्होंने जो आंसर बताए थे वही है, ठीक है। तो डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्म कर लोगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस का एक तरीका है, हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, इन जनरल कर सकते हैं। सो अब है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, या ऐसे बोलो कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा कि लाइक लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड लेट्स से y इज इक्वल टू फिर से gx है। तो अभी जो मैं लिखा रहा हूँ उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, वो एक जो आगे फॉर्मूला होता है उसमें आता है कि जिन लोगों को पहले से पता है कि एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स एक्स जी इनवर्स वाई एंड जी इनवर्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो फॉर्मूला तब लेंगे जब या तो फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए तभी अप्लाइड होगा, मतलब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उस सपोर्ट पे कोई एक होना चाहिए ना, उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है तो मुझे वो तरीका भी बता रहा हूँ उसका करेंगे, और मोनोटोनिक है तो वो फॉर्मूला उससे से आ जाएगा। सो लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और वाई बराबर जी एक्स है। देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन है व्हाट इज, अच्छा मान लो पीडीएफ दे रखा होगा, पीडीएफ या सीडीएफ दे रखा है रैंडम वेरिएबल विथ, जैसे पीडीएफ है अज्यूम करो स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स, एंड जो सीडीएफ है वो कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट y जो है एक रैंडम वेरिएबल है g ऑफ x, कोई फंक्शन ऑफ x है, x का फंक्शन है। तो हमें क्वेश्चन यही है कि फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन होगा फाइंड pdf एंड cdf ऑफ pdf एंड cdf ऑफ y।
तो कोई भी एक आ जाएगा, दूसरा हम निकाल सकते हैं। पीडीएफ से सीडीएफ फाइंड कर सकते हैं, सीडीएफ से पीडीएफ भी आ जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसीलिए। तो एक तरीका ये है यहाँ पे कि हम चाहे पीडीएफ पूछा हो या सीडीएफ पूछा हो वाई का, हम पहले सीडीएफ से ही स्टार्ट करेंगे। सो एक तरीका ये है कि है ना, वी कैन स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ वाई। तो सीडीएफ ऑफ वाई की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू वाई, यही ना। अब वाई हमें पता है जी एक्स है, तो जी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। लेकिन हमें गिवन है क्वेश्चन में वाई सॉरी एक्स का पीडीएफ और सीडीएफ पता है, पता रहेगा मतलब। तो हमें फिर डिसाइड करना है। सो प्रोबेबिलिटी, अब अगर एक्स मान लो यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स वाई। अगर जी हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो, है ना, वो इनक्वालिटी सेम रहती है। अगर जी डिक्रीजिंग फंक्शन, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अगर मिक्स्ड है, मतलब मिक्स इन द सेंस मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है जी, तो उस केस में तुम्हें उस इंटरवल वाइज काम करना पड़ेगा। किस इंटरवल में मोनोटोनिक है, तो मतलब ये वे है, अभी इतना याद रखो। इसके बाद तुम्हें यू नीड टू डिसाइड कि कैसे करोगे। इसके बाद मतलब ये है कि हमें एक्स के उसमें लाना है, या मैं थोड़ा ऐसा बोल दूँ आगे, ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू सम सेट। अब वो सेट तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा वो क्या है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, उसके बाद तुम निकाल दोगे। या एक्स का रेंज क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू क्या होगा। सो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, किस तरह क्वेश्चन है। सो उस तरह से। सो जैसे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैं अगर रेस्ट्रिक्ट कर दूँ इसको, जैसे मैं इसको लिख रहा था, जैसे अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करके बताऊं तुम्हें कि इफ़ जी फंक्शन जो है, जी इज मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन है, चलो इंक्रीजिंग फंक्शन, या इंक्रीजिंग फंक्शन चलेगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेते हैं। एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम एनसीईआरटी के सेंस में बोल रहे हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। अदरवाइज जैसे जो फॉरेन राइटर्स हैं, तुमने सुना है वर्ड नॉन डिक्रीजिंग, वो लोग इंक्रीजिंग के लिए यूज़ करते हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो इंक्रीजिंग बोलते थे। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि जी इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उस रेफरेंस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। सो जी इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे मैं बोलता हूँ देन, तो यहाँ से क्या होगा, मैं उसी को अब आगे दोबारा लिखता हूँ, इसी लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी डी एफ ऑफ वाई, देन वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, एंड प्रोबेबिलिटी वाई इज जी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। एंड तुम सबको पता है कि अगर जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो यू कैन टेक जी इन टू अदर साइड, तो ये जी इनवर्स वाई हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया, आप देखो x बिलोंग्स टू जी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स वाई, सो सी डी एफ एट जी इनवर्स वाई। तो ये क्या निकला, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे y का सी डी एफ। यहाँ तक ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें सी डी एफ चाहिए तो यू कैन कैलकुलेट दिस, तो ये सी डी एफ आ जाएगा। अगर पी डी एफ चाहिए तो क्या करोगे, सी डी एफ वाई का आ गया, सो ये वाई के टर्म में ही आया होगा। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो पी डी एफ मिल जाएगा। हम जानते हैं कि सी डी एफ का डेरिवेटिव पी डी एफ है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। सो डिफ्रेंशिएट करोगे, सो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ, ठीक है, एंड डी ऑफ जी इनवर्स वाई अपॉन डी वाई, इस तरीके से। तो क्या किया हमने, पहले चेन रूल लगाया ना, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ, फिर इनसाइड कैपिटल एफ फंक्शन जी इनवर्स वाई है, सो जी इनवर्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में। और एक्चुअली जी मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, तुम्हें पता है डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो
जो डेरिवेटिव आना है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इज मोर देन जीरो, मतलब जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी डैश एक्स इज मोर देन जीरो होगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करता, इफ जी इज मैं बोलता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इफ जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन, तो सेम स्टोरी रिपीट होगी। कहाँ चेंज आएगा, देखो एफ वाई ऑफ वाई, हम वाई के सी डी एफ से ही स्टार्ट करेंगे। सो एफ वाई ऑफ वाई का मतलब कैपिटल वाई प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई, ये सी डी एफ का डेफिनेशन है। अब y को हम रख देंगे g ऑफ y, क्योंकि हमने सॉरी g ऑफ x, y दे रखा है क्वेश्चन में g ऑफ x, ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है y इज इक्वल टू जी ऑफ x। तो यहाँ से क्या करोगे अब, y g ऑफ x लेस देन इक्वल टू y, एंड ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x, अच्छा यहाँ पे देखो अब सिंस g इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। सो g इनवर्स y, क्योंकि जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है y की वैल्यू घटती जाती है डिक्रीजिंग फंक्शन में ना, तो ये आ गया। अब इसको तुम 1 माइनस लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x लेस देन g इनवर्स y, और हमने यहाँ x को कॉन्टिन्यूस कंसिडर किया है तो इक्वलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल लिखना और इक्वल मतलब लेस देन इक्वल टू ये बोलना, और ये जो है सेम बात है दोनों, मतलब सी डी एफ ही रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी पे मास नहीं होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। तो 1 माइनस इसको तुम लिख सकते हो सी डी एफ एट जी इनवर्स वाई। ओके, तो इस तरह से आया। अब क्या है ये एफ वाई ऑफ वाई, सो वाई का सी डी एफ कुछ इस तरह से मिला तुम्हें, ये सी डी एफ आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आगे काम हो जाए, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली तुम चाहो तो, एक्स का पी डी एफ पता होगा तो उससे इंटीग्रेट कर लोगे उस इंटरवल में, या फिर सी डी एफ निकाले करो। अब सी डी एफ से पी डी एफ चाहिए अगर तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुमने जो फाइंड किया है वो क्या है, वाई का सी डी एफ है, तो इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ वाई ऑफ वाई, एंड ये हो जाएगा ना 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ, तो माइनस स्मॉल एफ एक्स जी इनवर्स वाई, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ जी इनवर्स वाई। सो क्या डिफरेंस आया दोनों में, जब इंक्रीजिंग था तो यहाँ पॉजिटिव है, देखो बाहर है ना, यहाँ प्लस साइन है, और जब डिक्रीजिंग है तो यहाँ माइनस साइन है। बट देखो अब होगा क्या, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और बाहर माइनस है, तो आंसर फाइनली पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि हम जानते हैं जो पीडीएफ है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है ना, मोर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में जी इनवर्स वाई का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग ही होगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फाइनली कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वाई का पीडीएफ आया, ये तुम्हें माइनस देख के ये नहीं समझना कि नेगेटिव आंसर आया है, चलिए ये क्वांटिटी नेगेटिव है, बाहर एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, देन पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, या नॉन नेगेटिव उसको बोलो, मे बी 0 एट सम पॉइंट। तो कंक्लूजन क्या है, तो जी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो इसलिए बुक में तुम देखोगे ऐसा लिखा होता है कि इफ जी इज, है ना, थ्योरम जो है ये स्टैंडर्ड थ्योरम है कि इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड वाई बराबर जी एक्स है, ठीक है, सो इफ जी इज मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन सबको पता होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नॉट बोथ, है ना, तो या तो इंक्रीजिंग ही होगा या डिक्रीजिंग ही होगा, ओनली वन। देन जी इज मोनोटोनिक फंक्शन, देन क्या होगा, हमें क्या चाहिए, पीडीएफ ऑफ वाई चाहिए। सो हमने अभी डिराइव किया ऊपर, ये ऊपर लिखा हुआ है, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी इनवर्स वाई डी वाई का मॉड,
मॉड क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना। देन ये तो पीडीएफ है तो नॉन नेगेटिव होना है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है जी के नेचर पे। मैंने मॉड लगा दिया, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना, तो नॉन नेगेटिव रहेगा। सो ये फॉर्मूला तुम बुक में देख सकते हो। और करस्पॉन्डिंग वाई का जो रेंज है तो वो डिपेंड करेगा, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, उसके हिसाब से वैरी करेगा कि जैसे एक्स का रेंज है और जैसा फंक्शन है उसके हिसाब से वाई का रेंज आएगा, ये सपोर्ट बोलो तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ये मैंने तुम्हें थ्योरीज बताई कि कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो ये है, अगर कुछ भी नहीं है इंटरवल में तो उसका एक अलग थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, अब तुम ट्राई करो उसको रिलेट करने का। ओके, सो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ एक दो, और दोनों जैम में आया हुआ, अभी दो क्वेश्चन लिखूंगा दोनों जैम में आया हुआ है किसने किस साल में। जैसे अच्छा मतलब एग्जैक्ट मैं पीडीएफ तो नहीं बता, चलो देख लेते हैं। सो लाइक 1 and 0, सो x बिटवीन 0 and 1, सिंपली ये लेता हूँ और अदरवाइज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ y बराबर जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन ये है फाइंड पीडीएफ ऑफ y, एक क्वेश्चन ये है। तुम लोग ट्राई करके देखो, पहले ट्राई करो, गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो आंसर बताओ, गलती होती है कोई बात नहीं, बट यू कैन ट्राई। सेम पीडीएफ है, या तो चेंज कर देते हैं, एफ एक्स ऑफ एक्स हाफ है x बिटवीन -1 and 1 एंड 0 अदरवाइज। सेम क्वेश्चन इसमें भी, ठीक है, कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, सो फाइंड पीडीएफ ऑफ y। डिफरेंस क्या आया, मैंने सपोर्ट चेंज कर दिया, 0 to 1 है, -1 to 1 कर दिया। थोड़ा सा और इसको अगर चेंज करेंगे, सो थर्ड क्वेश्चन में एफ एक्स ऑफ एक्स इज 1/3 when x between -1 and 2, 0 अदरवाइज। ओके, तो क्वेश्चन ये है फिर से वही, इफ y इज एक्स स्क्वायर देन फाइंड पीडीएफ ऑफ y। सो ट्राई करके देखो, फंक्शन मैंने जी एक्स हर में एक्स स्क्वायर लिया है, बस पीडीएफ एक्स का मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। फर्स्ट स्टार्ट विद दिस, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो।
किसी का आंसर आया? ट्राई करके देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सर फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है क्या है? 1/2 अंडर रूट वाई। ओके, तो वाई है 0 से 1। पहला क्या है आपका? एफ वाई ऑफ वाई 1/√y कह रहे हो आप? नहीं 1/2 अंडर रूट वाई। अच्छा, डिनोमिनेटर में ही है 2 टाइम्स रूट वाई। ओके, y बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। सर पहला का अप्रोच बता दीजिएगा तो हम लोग भी ट्राई ओके ठीक है। करेंगे थर्ड एंड सेकंड। हाँ, मेरा 1/√y आता है उसका। तो 1/√y है। ठीक है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, तो अप्रोच देख लो। मैं ये स्टार्टिंग थ्योरी समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ये जो अप्रोच है ना, ये हर क्वेश्चन में काम आएगा, चाहे वो तुम्हें देखना ही नहीं जी क्या है। ये अप्रोच हर क्वेश्चन में काम आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना बॉक्स में, हर क्वेश्चन में ये अप्रोच काम आएगा। हमें स्टार्ट यहीं से करना है, y के CDF से। x अगर y अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम स्टार्ट करेंगे y के CDF से। ठीक है, ये अप्रोच है। तो CDF का डेफिनेशन ये होता है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, एंड देन y जो है कैपिटल Y मुझे दे रखा है gx, तो मैंने कैपिटल Y की जगह gx रखा है। उसके बाद फिर यहाँ से अब तुम्हें डिसाइड करना है x का रेंज क्या होगा, क्योंकि वो g पे अब डिपेंड करेगा। जनरलाइज नहीं कर सकता मैं कि x इसी में होगा। वो डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है उस सपोर्ट पे, या डिक्रीजिंग है, या कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से x का वो चेंज होगा। जैसे मैं पहला करके दिखा देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब x 0 से 1 में है, तो x की वैल्यू 0 से 1 में है, और PDF 1 है उस पॉइंट पे। तो अभी है ना, अभी किसी का आंसर 1/√y भी आया इसमें। सो लाइक पहले क्वेश्चन में ही अगर मैं लिखूँ, ये ए ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन हो सकता है। और 1/√y है ना तारीख। अब इंटीग्रेशन करके देख लो इस बीच में, क्या 1 आंसर आ रहा है तुम्हारा, तो जो कौन सा करेक्ट होगा पता चल जाएगा तुम्हें। तो अगर तुम्हारा ये PDF आया, जैसे तुम चेक करो PDF है क्या सच में ये, तो इंटीग्रेशन उस सपोर्ट पे बनाना चाहिए ना, तो वो चेक कर लो वो ऐसा हो रहा है क्या। ओके, अब नहीं आगे सर 1/√y होगा। है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ तुम देख रहे होगे ना कि आपका ये 2 आंसर दे रहा होगा इसको इंटीग्रेशन करके। सॉरी, √y, इसको इंटीग्रेट करके देखो 0 to 1 में, तो क्या आ रहा है। चेक कर लो एक बार, जस्ट चेक इट कि किस पे इस इंटीग्रेट करेंगे क्या। 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या √x होता है ना। इंटीग्रेट करके देख लो, दिख जाएगा। अभी हम कहाँ पे हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं ये मैंने सही PDF बनाया ना। ठीक है, ये PDF है ना, और यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1/1 - 0। ठीक है, तो इस केस में अभी करेंगे, अच्छा सॉल्व करके देखता हूँ, अभी तो चल जाएगा पहले का। तो हम y के CDF से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, और ये आपका y जो है x² है लेस देन इक्वल टू y है। अच्छा, हमारा जो x है स्मॉल x है वो 0 to 1 में है। इससे तुम डिसाइड कर पाओगे कि y का रेंज क्या होगा।
मतलब ऐसे बोलो x0 to 1 में है, तो यहाँ से तुम ये डिसाइड करोगे y हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, स्टिल 0 to 1 में ही होगा, तो एक्स स्क्वायर इज y ओनली। ओके, तो अब क्या है, यहाँ से तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन यहाँ हमें पता है ना, जैसे तुम क्या कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसे कर सकते हो तुम। बट एक्चुअली मुझे पता है कि x का रेंज 0 to 1 है ना, क्वेश्चन में देख रखा है, तो डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो इसको। सो व्हाट विल राइट, इस इनइक्वालिटी को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, जैसे चलो टेकिंग रूट बोथ साइड कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव ही होना है, सो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर का रूट को मॉड एक्स लिखते हैं, मॉड एक्स लेस देन रूट वाई। सो यहाँ से अब क्या होगा, देखो तुम अगर ऐसा लिखोगे कि x प्रोबेबिलिटी x, यहाँ ओपन करोगे इसको तो ये होगा मोर देन रूट वाई लेस देन माइनस रूट वाई, या मोर देन ये। बट तुम्हें यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पीडीएफ पे कि उसका सपोर्ट क्या है, जो क्वेश्चन हमने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें सपोर्ट हमारा क्या है, 0 to 1 है। ये x, ये जो x है ना 0 to 1 है। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू माइनस रूट वाई टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 to √y, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, यहीं इक्वल लगा लो ताकि तुम्हें समझ आए कि इस पार्ट में सपोर्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी इस पार्ट में जो पीडीएफ है वो 0 है, पहला टर्म 0 है, सिर्फ ये होगा। सो दिस इज सेम एज x मोर देन 0 लेस देन √y। ये समझ आ रहा है कैसे लिखा मैंने, क्योंकि माइनस √y से 0 तक तुम इंटीग्रेट करोगे तो पीडीएफ 0 है, तो यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ से या तुम वैसे कर ले, तो अभी पीडीएफ क्या रिड्यूस होके आया, एफ वाई ऑफ वाई जो रिड्यूस होके आया है वो ये हो एक्स मोर देन 0 लेस देन √y। और वो चीज़ मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैं ऐसे मेथड से आया, बट तुम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते थे कि एक्स को लेस देन इक्वल टू वाई है तो एक्स लेस देन √y होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो सीधा तुम ये भी लिख सकते थे कि एक्स लेस देन इक्वल टू √y, और एक्स मोर देन 0 है, यहाँ मुझे पता है, तो उस तरीके से। सो किस वे में जाना है, मतलब मेन है तुम्हें कहीं भी जाके आंसर तो सेम आना चाहिए ना, अगर कुछ अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है ना कि में मिसिंग है। तो यहाँ तक अभी ठीक है, क्योंकि x 0 to 1 में और y यहाँ 0 to 1 में होगा, तो y का ही फंक्शन आना है क्योंकि हम सीरी ऑफ y की निकाल रहे हैं। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर लो चाहो तो, एक तो ये ऑप्शन है कि 0 to y में इंटीग्रेट कर लो। तुम्हारा पीडीएफ क्या था, 1d x, पीडीएफ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, x का रेंज 0 to √y, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 0 to √y में इंटीग्रेट कर दिया, तो एफ वाई ऑफ वाई ये जो है क्या, x लिमिट √y, तो ये √y आ गई। ये थोड़ा सीडीएफ आया, पीडीएफ नहीं है ये। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, सो 1/2 √y। अच्छा y का रेंज क्या है, तो y हो सकता है 0 से 1, तुमने यही डिसाइड कर लिया स्टार्टिंग में, कि जब x 0 to 1 में है और y एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 0 to 1 में ही होगा। सो एक तरीके से ये करेक्ट आंसर है। अब देख लो, अब है ना, तो ये जो मैं बता रहा था यहाँ गलती है, क्योंकि यहाँ है ना पीडीएफ है ही नहीं, तुम इंटीग्रेट करोगे 0 to 1 में √y को तो ये आंसर तुम्हें 2 देगा, लेकिन हम जानते हैं पीडीएफ होने के लिए इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। सो दिस इज नॉट करेक्ट, कोई बात नहीं, बट ट्राई किया है ना, इट्स गुड दैट यू ट्राइड। अब देखो कहाँ गलती है, अब हो सकता है तुमने यहाँ इंटीग्रेट ना किया हो, ऐसे किया हो, तो वैसे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अगर मैं उस तरीके से करूँ कि पहले डायरेक्टली पीडीएफ यूज़ करें ना, पीडीएफ मैंने यहाँ यूज़ किया है,
मतलब दूसरा ऑप्शन भी है कि मैं इंटीग्रेट नहीं करता, बिना इंटीग्रेट करे करता तो भी होता। इसको CDF के फॉर्म में लिख के डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या किया मैंने? अभी जो मेथड मैंने किया उसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन। तुम इसी अप्रोच से सेकंड ट्राई करो अब। तो इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये करेक्ट है पहला वाला। अब दूसरा क्वेश्चन इसी अप्रोच से ट्राई करके देखो, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ बदल गया है, सपोर्ट बदल गया है। तो सेकंड का आंसर किसी का आया तो बताओ। सर 1/2 √y आ रहा है। एक मिनट, सेकंड वाले में क्या आ रहा है आपका? 1/2 √y, ओके, y from -1 to 1। नहीं, थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर है ना। तो एक मिनट मैं लिखता हूँ। स्टिल नो प्रॉब्लम, तुमने ट्राई किया ना, गलत तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्राई करना है ना, गलती करना बेटर है ना एग्जाम में गलती करने से, तो अभी सीखोगे। सो Fy कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ शुरू में तो गलतियाँ भी मैं सिखा ही रहा हूँ, तो गलतियाँ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 √y और y का रेंज क्या होगा? -1 to 1। हाँ, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर y -1 हुआ तो रूट कैसे निकलेगा? मतलब उस रेंज में इंटीग्रेट कैसे होगा? कुणाल तुम्हारा एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया तुमको। सर ओपन 0 होगा सर वहाँ पे। हाँ, मतलब ओपन 0 1 ये कह रहे हो तुम? हाँ सर। ओके, यहाँ नहीं देता हूँ ये, जैसे एक ट्राई किया, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं और होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बाकी लोग बताओ, और लोग जो है। तो 1/2 √y और y 0 to 1। ओके, तो आपको लग रहा है 20 है, ठीक है, करके देखते हैं, मैं करता हूँ। सो सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारा ये था जो x का PDF है वो मैंने इस तरह लिया, यूनिफॉर्म -1 1 है। अभी जिन लोगों को नाम नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक अभी हमने पढ़ा नहीं है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आगे आएगा। तो ये हमने लिया हुआ PDF और y हमारा x स्क्वायर है। तो हम स्टार्ट तो हम CDF से ही करेंगे, जो अप्रोच मैं यूज़ करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी CDF ऑफ y एट स्मॉल y, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। सो कैपिटल Y वी हैव टेकन x स्क्वायर, स्मॉल y। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, सो इस तरीके से। सो प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन इक्वल टू √y, है ना। एक्स स्क्वायर का रूट x नहीं होता है, ये गलती मत करना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट वो तब होगा एक्स स्क्वायर का रूट x जब तुम्हें पहले से पता हो कि x पॉजिटिव है।
तो मॉड x एंड मॉड x को खोलोगे, सो ये मोर देन इक्वल टू माइनस रूट वाई टू रूट वाई, और y क्या होगा तो सिंपली तुम डिसाइड कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि x यहाँ -1 से 1 में है, तो कोई नंबर तुम -1 से 1 के बीच का कोई नंबर उठा के देखो, ठीक है, जैसे ये कोई भी नंबर, तो इसका स्क्वायर जब करोगे, तो जब x -1 और 1 के बीच है, जब एक स्क्वायर को तुम चेक करोगे कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो जैसे अभी लोगों ने बताया, क्या आंसर होगा 0 से 1 के बीच, है ना, x स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि निगेटिव वैल्यू जो है इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो स्मॉल y होगा उसका रेंज जो है, या ऐसा बोलो जो y रैंडम वेरिएबल है उसका जो रेंज है या सपोर्ट है वो 0 to 1 में होगा, क्योंकि x -1 से 1 में है, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा इनफैक्ट। तो ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, x -1 से 1 में है तो 1/2 है, सो PDF वैलिड है, तो -√y से √y में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि y 0 1 के बीच है, तो ये इनसाइड इंटरवल -1 to 1 ही आएगा ये वाला, तो PDF और यहाँ हो गया dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तुम्हारा आएगा x हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2√y/2, तो फाइनली आ गया √y। तो ये क्या आया, CDF निकाल रहे थे हम y का, ठीक है, और वो CDF मिला मुझे, तो अभी हम मुझे क्या मिला, CDF ऑफ y निकाल रहे हैं, तो CDF ऑफ y आया √y, ठीक है, y यहाँ 0 से 1 में होगा, क्योंकि y x स्क्वायर था और x की वैल्यू -1 से 1 में थी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो y के रिस्पेक्ट में, सो कैपिटल F का डेरिवेटिव CDF का डेरिवेटिव PDF कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, और ये 1/2√y, और y की वैल्यू 0 से 1, यहाँ इक्वलिटी लगा सकते हो, मैंने फिर से कहा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास उस पर है नहीं, सो स्टिल यू कैन टेक दिस। ठीक है, तो ये अभी बताया था लोगों ने, ये करेक्ट है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा गलती क्या है कि हमने ये रेंज पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू ट्राइड गुड। नेक्स्ट पार्ट था थर्ड पार्ट, इसको ट्राई करो। थर्ड पार्ट में ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ जो सपोर्ट है -1 से 2 में है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन -1 एंड 2। सर 1/3√y। तो इसका आंसर यू आर थिंकिंग 1/3√y, and what is range of y? 0 to 2। 0 to 2, okay,
बाकी लोग Sir, 1 by 6 root y. रूट वाई 0 से 4। अच्छा एक मिनट, अभी दो लोग बोल रहे थे 1/1। सो बी, हाँ दोबारा बताओ, सुन नहीं पाया मैं। 1 by 6 root y. वाई With कहाँ से? 0 to 2. ओके, तीसरा तुम लोग बोलना चाह रहे हो, बाकी तीसरा कोई बता रहा तो बताओ। सर 1/3 रूट y, 0 से 1 y, ओके, वाई 0 से 1, ठीक है। और 1/6 रूट y, 1 से 4। वाई 1 से 4, ओके, 0 अदरवाइज। और ये क्वेश्चन जैम में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब यही आई थिंक अभी पेपर करोगे तो एग्जैक्टली सेम ही ऐसा है। यहाँ तो -2 से वो 3 लिया हुआ है, जैम में जो आया हुआ है। है ना, ये x² है। सो लाइक अभी तक तुम देखते जो फर्स्ट पार्ट में था, अगर मैं तुम्हें ग्राफ समझाता। सो जो पहले क्वेश्चन में क्या था, अगर तुम ग्राफ बनाते y बराबर x² का था, और x जो सपोर्ट था उसका 0 से 1 में था, उसका सिर्फ ये ग्राफ था ना, मान लो ऐसा है 0 1, y बराबर x² था लेकिन x 0 से 1 में था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया, वहां भी y बराबर x² था लेकिन x का रेंज हमने -1 to 1 लिया था। तो इस तरीके से जो करो, यहाँ पे 1 है और ये -1 है। और ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, तो यहाँ से तुम रेंज भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे तुम देख रहे थे, जो लोग रेंज नहीं डिसाइड कर पा रहे हो देख सकते हो कि ये x जब 0 से 1 में तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। यहाँ ये वैल्यू क्या है, तो y x² है ना, x 0 से 1, तो ये 1 है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें तुम देखोगे अगर यहाँ y बराबर x² है थर्ड क्वेश्चन में, एंड x की वैल्यू है -1 से 2 में। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, इस तरीके से, जैसे ये -1 है और यहाँ जूम करो 1 है, रफली ग्राफ बना रहा हूँ तो सिमेट्रिक तो नहीं है बट सही कहते हैं ना, मतलब ग्राफ थोड़ा इस तरह से बनाओ। देखिए जैसे मान लो ये -1 यहाँ, ये 1 है, और इस तरीके से, और ये तुम्हारा क्या है 0 है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे है ये 2 तक भी जा रहा है। सो ये है। अब देखो क्या होगा, सो जब x -1 to 1 में है तो y 0 to 1 में होगी ना, और जब x 1 से 2 में है तो y 1 से 4 में होगी। मैंने बस उतना ही ग्राफ बनाया इस बीच का, है ना, जब x -1 से 2 में है तो y की वैल्यू तुम देख सकते हो, x -1 1 के बीच में जब है तो उस केस में y की वैल्यू है 0 to 1 में, और जब x की वैल्यू 1 से 2 में है तो उस केस में y की वैल्यू है 1 से 4 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा आपको। बट ठीक है, सबने ट्राई किया, देखते हैं।
सर सपोज y आ रहा है 1/3 √y फ्रॉम 0 to 4। ओके रुको लिखते हैं तुम्हारा आंसर भी। तो ये था 1/3 x फ्रॉम -1 से 2, 0 अदरवाइज। ओके, तो अब क्या होगा, हाँ तो क्या बता रहे हैं आंसर, तुम्हें बताओ, जो बता रहे थे। क्या बता रहे थे, तो दूसरा भी आंसर बता रहे थे। 3 तो बता चुके लोग, ए बी सी। ये नंबर में ही 0 से 4 होगा y का रेंज। ओके, सो यू वांट टू से यहाँ 0 to 4 करते हैं ना। अच्छा ओके, चलो देखते हैं सॉल्व करके। ऐसे इस तरह से कुछ आएगा, देखना पड़ेगा भी ये करेक्ट है क्या। सो ऐसा क्यों है, इसके पीछे ही पता चलेगा। देखो, तो इसके 2 तरीके हैं, पहले तुम सीडीएफ निकालो फिर पीडीएफ निकालो, या पहले पीडीएफ निकालो फिर सीडीएफ निकालो। सो तो फाइनली हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है, थर्ड वाला। y है x², ठीक है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ y। तो बाकी 2 क्वेश्चन है, पहले हमने सीडीएफ निकाले हैं फिर पीडीएफ निकाले हैं, ठीक है। अब इसमें चलो, जैसे हम क्या करेंगे, y के सीडीएफ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हर बार करते रहें, प्रोबेबिलिटी यहाँ होगा मॉड x ना लेस देन इक्वल टू y, फिर प्रोबेबिलिटी सॉरी मॉड x लेस देन √y। अब देखो, ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि माइनस रूट जब इंटीग्रेट कर रहे थे पहले, अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि x की वैल्यू -1 से 2 में है, और उस केस में तुम्हारा जो y हो रहा होगा वो हाँ 0 से 4 में आ रहा होगा, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ध्यान देखना पड़ेगा कि 0 से 4 में जो है, सो y जब 0 से 1 में रहा होगा एंड y जब 1 से 4 में रहा होगा, यूनियन ले रहा हूँ, ये एक सेट है और एक सेट है। सो दोनों में x का डिफरेंस है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ y 1 से 4 में है तो x हो सकता है -1 से, मतलब -2 से -1 बोलो एंड 1 से 2, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तुम्हें ध्यान के रखना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये जो है ना ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है मतलब ये हो गया कि एक साइड प्रोबेबिलिटी इसका तुम नोट ये करो यहाँ पे कि देखो 0 1 2 और ये -1 -2, तो क्या होगा, सर अभी सिमेट्रिक है, यदि वो -2 हट जाए तो इधर प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा ज्यादा हूँ कि होगा, ये राइट। पार्ट जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये पार्ट जो इंक्लूडेड नहीं है।
जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। तो ओके, सीधा मैं आता हूँ। देखो दो तरीका, पहले मैं सीरीएफ से ही ट्राई करना चाहता हूँ। सो यहाँ केसेस क्या है कि y की वैल्यू जब 0 से 1 में है, उस केस में x -1 से 1 में हो सकता है। बट जब y की वैल्यू 1 से 4 में है, उस केस में x की वैल्यू सिर्फ 1 से 2 ही में है। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है x की यहाँ पे, क्योंकि -1 से -2 के बीच वाला वैल्यू काउंटेड नहीं है इस क्वेश्चन में। सो डू यू वांट टू इंटीग्रेट इट? देखो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसका मैं सीरीएफ पहले निकाल रहा हूँ, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस क्वांटिटी की वैल्यू, जैसे हम अब तक दो क्वेश्चन किया उसी पैटर्न में तीसरा भी कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जब y 0 से 1 में है तो x की वैल्यू -1 से 1 में हो सकती है इस सपोर्ट के हिसाब से, है ना। ऐसे तुम जानते हो y 0 से 4 में होगा, बट 0 से 1, 1 से 4, क्योंकि 0 से 1 का मतलब है कि x की वैल्यू ये बता रहा हूँ चलो यहाँ पे, और ये मतलब ये बताना चलो। तो उसके दो केसेस बनेंगे एक्चुअली, मैं बता देता हूँ। ऐसे हम y का सीरीएफ निकाल रहे हैं ना, सो होगा क्या, अभी तक क्या मिला मुझे, अभी तक जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से मैं कंक्लूजन लिखता हूँ कि सीरीएफ ऑफ y जो मिला है, दिस इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन -√y टू +√y, यही है ना। अब तुम्हें डिसाइड करना है इंटीग्रेट क्या -√y से +√y में होगा, क्वेश्चन ये है, क्या हमेशा इंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर ऐसा तुम मान के चल रहे हो, तुम ये भी इंक्लूड, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि वहाँ 1/3 dx, तो इसका तुम ये मान रहे हो, अगर y तुमने ले लिया 0 to 4 में, जैसा कुछ लोगों ने किया ऐसा, तो यहाँ तुमने क्या गलती किया है एक्चुअली, वो जो x की वैल्यू जो एक्सक्लूडेड है -2 और -1 के बीच वाली, वो भी तुमने काउंट कर लिया इसमें, क्योंकि तुम्हारा x था -1 से 2 में, और उसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। बट हमें ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे x -1 और -2 के बीच वाला पार्ट नहीं है। और ये लिखने का मतलब ये हो गया, अगर जो मैं लिख रहा यहाँ पे जो लिख रहा हूँ -√y से +√y इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने ये वैल्यू भी काउंट कर ली, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। देखो मैं लास्ट पार्ट से ही लिखा हूँ, मैंने क्या किया अभी, ये जो फर्स्ट लाइन है ये हम करें ना कैलकुलेट, तो ये एंड में आया, इसी को मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें x की जो वैल्यू एक्सक्लूडेड है -1 और -2 वाली, मतलब तुमने ये मान लिया ना, यहाँ से तुमने ये अज्यूम कर लिया, गलत क्यों है मैं बता रहा हूँ, कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि x की वैल्यू -2 और 2 के बीच है, सो दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। अगर y 0 से 4 में है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि x -2 से 2 के बीच में है, तब हम यहाँ -√y से +√y में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितना नेगेटिव साइड में वैल्यू है ना x की, उतनी ही पॉजिटिव साइड में, -√y से +√y कर रहे हैं ना, तो जितना नेगेटिव, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ नेगेटिव साइड में x की वैल्यू सिर्फ -1 तक है, पॉजिटिव साइड में 2 तक जा रही है। तो इसलिए इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा एक्चुअली। क्यों, एक होगा -1 से 1 में जब x है तब, और दूसरा पार्ट होगा जब x 1 से 2 में है तब, क्योंकि एक साथ कर देंगे तो हम -1 और -2 वाला भी काम कर ले रहे हैं। जैसे अभी जो मैं, अगर ये कोई करता है तो इसमें क्या हो गया कि ये काउंट कर लिया उसने कि -2 से 2 में है, तो डायरेक्टली -√y से +√y में कर लिया। तो कैसे होगा, तो अभी क्या होगा, अब अभी इस चीज़ को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, जहाँ पे पिछले स्लाइड में स्टॉप किया है मैंने, है ना, हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, इसको अब कंटिन्यू करता हूँ। तो हम y का सीरीएफ से स्टार्ट किए, y x² रखा, यहाँ तो हर क्वेश्चन में इतना आता है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो -√y से +√y में सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते तुम्हें दो केस लेना पड़ेगा। एक केस जब x -1 से 1 में है, तो जब x -1 से 1 में, उस केस में y जो है 0 to 1 में है ना, और जब x 1 से 2 में है तो उस केस में y 1 से 4 में है। देखो इसमें क्या होगा कि हमें टू केसेस में काम करने होंगे। अब
काम क्यों करने पड़ रहा है, आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों 2 केसेस में करना पड़ेगा। यस सर। तो क्योंकि इस वाले पार्ट को नहीं लेना, माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई करते हैं, ये मान के चलने के रूट वाई इधर है रूट वाई ऐसा, बट ऐसा नहीं है वो, इसलिए तब क्या करते हैं, सो सीरीज ऑफ वाई, सो यहाँ तक हम कर चुके हैं x माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई। तो यहाँ ये बोल रहा हूँ कि जब x की वैल्यू -1 से 1 में है तो उस केस में y की वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये पहला केस है, इसके लिए मैं अब काउंट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी निकालता हूँ सीरीज ऑफ एट y। अब ध्यान से देखो इसको, तो जब x -1 से 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिमेट्रिक है, ठीक है, y इस केस में 0 to 1 है, तो यहाँ माइनस रूट वाई से रूट वाई में इंटीग्रेट करो तो ये तुम्हारा आया होगा जो वो आ जाएगा 1/6 रूट वाई, आई थिंक आ जाएगा, नहीं यस सर यही आया। वो पीडीएफ आ जाएगा, अभी सीडीएफ लिख रहा हूँ मैं, वो पीडीएफ आएगा। तो यहाँ से अभी आ गया 2 रूट वाई अपॉन 3, क्योंकि ये सीडीएफ लिख रहा हूँ अभी मैं, एफ वाई वाई, ये कब है, जब y की वैल्यू 0 से 1 में बात कर रहा हूँ, जब y 0 से 1 में है तो x -1 से 1 में, इसलिए माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई में इंटीग्रेट कर पाए, 0 के आगे रूट वाई है, 0 के उतने ही पीछे माइनस रूट वाई है, तो तुम्हारा y 0 से 1 में है, तो जो रूट वाई है उसकी वैल्यू भी 0 से 1 में जा रही है, ठीक है, और x उस केस में जितना आगे रूट वाई होगा उतना ही पीछे x है ना, माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई है। तो हमने किया जब सिमेट्रिक x की वैल्यू है तब ऐसा करेंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब x तुम्हारा 1 से 2 में चला गया, तो उस केस में y तुम्हारा 1 से 4 में हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि अब यही क्वांटिटी मैं फिर से लिखूंगा, बट हमें y रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 1 से 4 में है, एफ वाई ऑफ वाई। तो अब इसको हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, रूट माइनस रूट वाई प्लस रूट वाई, देखो सो वाई हमारा 1 से 4 में है, तो ऑब्वियसली जो रूट वाई होगा वो 1 से 2 के बीच का है। सो मेरा मतलब ये है कि यहाँ स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा रूट वाई तक, ये वाला क्वांटिटी, मतलब इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इसको आए करूँ, देखो इसको मैं लिखूंगा माइनस रूट वाई से x रूट 1 तक प्लस x जो होगा या मैं ऐसा करूं कि वो पार्ट तो इसका 0 है ना, सॉरी यहाँ ये पार्ट हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमारा y जो है ना 1 से 4 में है, ओके, तो रूट वाई की वैल्यू 1 से 2 में होगी, तो माइनस रूट वाई क्या हो सकती है ना, ये इस पार्ट में होगा -1 और -2 के बीच में। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस रूट वाई से क्या -1 तक, -1 -2, हाँ -1 तक, सॉरी ये -1 तक, एंड फिर -1 से 1, 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके दैट्स ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट हाँ जी सर क्लास शुरू में नहीं आ पाए? नहीं आज भी पॉसिबल, आज कैंसिल नहीं किया क्या आपने? नहीं कंफर्म हो गया है, बट मैं पूछ रहा था आज मैं 1 घंटा ले सकता हूँ अभी कहोगे तो, 11 to, अच्छा 1 घंटा कैसे होगा, कितने बजे क्लास, 2 से 4, 2 से 4 ना, मैं ले लूँगा 2 से 4, ठीक है। अच्छा इंटरनेट पर हो रहा है ना, क्या हो रहा है? इंटरनेट आपका इंटरनेट हो रहा था नहीं एक्चुअली अभी तो काम कर रहा हूँ, मैं क्लास ही ले रहा हूँ एक्चुअली, मैं कल जहाँ पे था तो वहाँ नहीं इंटरनेट नहीं था, तो आज मैं दूसरी जगह हूँ। अगर कैंसिल नहीं किया तो मैं ले लेता हूँ 2 से 4 क्लास, ठीक है। हाँ आप देख लो और सर से बात कर लेना, आप फिर बता देना, ओके। ओके देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई, देखो यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ समझना पड़ेगा,
ये तुम्हें लग रहा होगा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली थोड़े से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब y की वैल्यू ना 1 से 2 में है, जरा ध्यान दो, तो जो रूट वाई एक्चुअली तुम्हारा आ गया, मतलब y 1 से 4 में है तो 2 में, और इसी केस में जो माइनस रूट वाई है, इसी केस में दो केसेस है ना, y 1 से यहाँ तुम देख पा रहे हो y, देखो ये y है और ये तुम्हारा x है, तो ये तुम्हारा 0 से 1 में है और 0 से 1 में है और 1 से 4 है ना, ये y है आप, तो जब 1 से 4 में तो हमारा सिर्फ ये वाला x है, तो माइनस रूट वाई जो होगा वो हमारा -2 से -1 में, ठीक है। ठीक है, तो -2 से -1 तुम्हारा माइनस रूट वाई है, एंड हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो -y टू +y कर रहे हैं, या इसको देखो -√y से +√y कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस यहाँ देखो हमारे एक रूट वाई यहाँ पे है, -√y यहाँ पे, हमारा -√y यहाँ पे है और +√y यहाँ पे है, किस केस में, जब y 1 से 4 में, तब बात कर रहा हूँ मैं, जब y हमारा 1 से 4 में है, y यहाँ पे है, तो -√y इधर आएगा, +√y इधर आएगा, इनवर्स इमेज। तो इनवर्स इमेज क्या होता है, y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम x ढूंढ रहे होते हैं, इमेज में क्या है, x की वैल्यू y में ढूंढते हैं, तो वो इमेज होता है x की y, और y की वैल्यू पता है तो x जब ढूंढ रहे होते हैं इनवर्स इमेज होता है, तो हमें y 1 से 4 में है, अब हम x ढूंढ रहे हैं तो वो इनवर्स इमेज ले रहे हैं, तो इनवर्स इमेज वो x एक्सिस पे आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी ये बोल रहे हैं, तो बीच का अभी यहाँ पे है, और मतलब -√y प्लस ये पूरी वैल्यू हो गई, तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया, -√y से -1, फिर 1 से -√y से -1, -1 से 1 और 1 से √y। मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर दिखा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। सो एक बार समझ जाओगे फिर इजी रहेगा, मैं पहले टाइम ले रहा हूँ क्योंकि समझाना है, तो ये था ना, तो यहाँ हमारा -√y है, ठीक है, तो यहाँ √y है, कब, जब x हमारा 1 से 4 में, तब की बात कर रहा हूँ मैं, और उस केस में मुझे इस पे इंटीग्रेट करना है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, ये √y इधर -y, तो मैंने कहा यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो एक -√y से 1, फिर -√y से -1, फिर -1 से 1 और 1 से √y, इस तरह से यहाँ 3 पार्ट कर रहा हूँ मैं। और पहले वाले केस में क्या है कि जब y 0 से 1 में है, देखो जब y 0 से 1 में है, तो उस केस में जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, तो 1 से आगे जा नहीं सकती, तो इन्वर्स इमेज लोगे तो यहाँ रहेगा, तो इसका -√y इधर होगा और +√y इधर, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गया था इस बीच में, क्योंकि पीडीएफ पता था, सो इस बीच में इंटीग्रेट कर लिया था हमने। तो अब देखो यहाँ पे मैं 3 पार्ट क्यों कर रहा हूँ बता रहा था 1 से 4 के लिए, सो यहाँ मुझे 3 पार्ट करना पड़ेगा, -√y से -1, फिर प्रोबेबिलिटी -1x1 एंड फिर प्रोबेबिलिटी 1 से √y, अब आंसर आ जाएगा। एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, मैं यहाँ CDF कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर PDF करूँगा। एक तरीका ये था कि पहले मैं PDF कैलकुलेट करता फिर CDF करता, तो बाकी 2 क्वेश्चन मैंने यही अप्रोच यूज़ किया था, अभी मैंने ये अप्रोच यूज़ किया, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि पहले PDF आएगा फिर बाद में CDF आएगा। अभी तक जो 3 क्वेश्चन लास्ट मैंने किए उसमें सबसे पहले CDF आया है, फिर CDF से PDF आया है, तो अभी ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा, तो इसको आंसर निकाल लेता हूँ बस। सो CDF एट y इज, एक मिनट आ गया, एक मिनट रुको, हाँ जी सर, सो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो -√y से -1, PDF 0 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आ रहा है 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अदरवाइज केस में चला गया,
-1 से 1 में PDF है 1/3 था ना, हाँ, और जब 1 से √y है उस केस में भी 1/3 ही है। तुम इसके x के PDF को ध्यान से देखो तो उसमें समझ आएगा। हाँ पूछो, अच्छा देखो। सर यहाँ एक डाउट है कि x की रेंज को 2 पार्ट में स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, 0 0 से 1, बाकी के दोनों में से नहीं किए थे। हाँ एक्चुअली x की रेंज को यहाँ 2 पार्ट में -1 0 0 to 1 नहीं किए हैं, -1 से 1 और फिर 1 से 2। अब वो ऐसा इसलिए कि तुम्हें ग्राफ देख के समझ आना चाहिए। देखो चलो पहले ये आंसर निकाल लेता हूँ, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इसको पहले सॉल्व करके मैं आंसर निकाल दूँ पहले, ठीक है। तो -√y से 1 ये 0 है बिकॉज अदरवाइज केस में है ये, और ये 1/3 है, ये 1/3 कर लो इसको सॉल्व। अब तो ये आ गया 2/3 प्लस CDF निकाल ना इसीलिए, एंड देख लेना एक बार, कहीं हो सकता है मैंने भी गलती किया हो, बस चेक कर लेता हूँ एक बार। तो y क्यों लिख रहा हूँ dx ना, x इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और लिमिट y है। तो यहाँ आ जाएगा इसका पहला तो 0 आ गया, दूसरे का 2/3, तीसरे का हो गया √y -1/3। चेक कर लो, ठीक है। या सो फाइनल क्या आ रहा है, √y/3 + 1, मतलब √y + 1/3, ऐसा कुछ मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। तो ये CDF है, ओके। कब, जब y 1 से 4 में है। तो फाइनल मैं आंसर लिखता हूँ आगे। तो आंसर ये अभी आया मेरा, हम y का CDF कैलकुलेट कर रहे थे। सो जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, जब y की वैल्यू 1 से 4 में है, 0 से पहले 0 ही रहेगा, है ना, 4 के बाद तो 1 रहेगा, ठीक है। ये तो फिक्स रहता है क्योंकि सपोर्ट से बाहर CDF 1 हो जाता है, उससे पहले 0 बाद में 1। और 0 से 1 वाले केस में आंसर आया था, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा अगले क्लास में दोनों मेथड से। तो ये आया था 2√y/3, सो 2√y/3, और यहाँ आया है √y + 1/3। ये क्या आया, CDF आया पहले। अब CDF से मैं PDF निकालूंगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, जस्ट यू डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो इससे PDF आ जाएगा। सो fy ऑफ y, सो 0, मतलब बाकी में 0 ही रहेगा, बस जो पार्ट है मेन सपोर्ट तो यही है ना, ये वाला सपोर्ट, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो डिफ्रेंशिएट कर लो, 1/√y को √y, सो ये आ जाएगा 3√y। चेक करना डिफ्रेंशिएशन जी, फिर 1/√y 1/6√y। सो ये कब, जब y 0 से 1 में है, ये कब, जब y 1 से 4 में है, ठीक है। और बाकी केस में 0 है, नहीं लिखा हमने, मतलब 0 है। तो ये आंसर फाइनल आ गया PDF, जो आई थिंक बताया था इसमें ना। ये बताया था ना माधव ने आई थिंक। सो ये ठीक है ना, 0 अदरवाइज। ऐसे PDF में पॉइंट का कोई मास नहीं है, तुम कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैन टेक हेयर, नो प्रॉब्लम। सो अब उसका क्वेश्चन का आंसर ये था, स्प्लिट क्यों किए। सो स्प्लिट इसलिए करना पड़ा, हमने y को स्प्लिट किया है, ठीक है। अभी के लिए ये आंसर, नेक्स्ट क्लास है बाकी मैं कराऊंगा, अभी बस आंसर ये देता हूँ। हमारा x था -1 से 2 में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 से 0, नहीं -1 से 1, नॉट 0। क्यों 1, क्योंकि इसका स्क्वायर -1 से 1 यूनियन x 1 से 2। तो इस केस में जो y हमारा x² है,
तो y का जो रेंज इन जनरल आएगा, एक स्क्वायर करोगे नंबर -1 और 2 के बीच का नंबर का स्क्वायर करोगे तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 4 मिलेगा। तो इसमें क्या हो, y हो सकता है 0 से 1 या y हो सकता है 1 से 4। तो जब x की वैल्यू इस रेंज में है तो ये मिलेगा, जब x की वैल्यू इस रेंज में है तो ये मिलेगा। ठीक है, तो स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ x सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन द सेंस -1 से 1 है, तो -√y से √y के लिए इंटीग्रेट कर पाएंगे इस रेंज में। और यहाँ पे क्या है कि सिमेट्रिक x 1 से 2 में है, तो यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं है एक्चुअली, तो y यहाँ 1 से 4 में हुआ। ओके, तो इसलिए हमने ब्रेक किया था, अगर आप से देख लो तो समझ आएगा। बस इस पार्ट को गलती से इंक्लूड ना कर ले, इसलिए हमने वो किया। देखो ध्यान से, हमारा ये है -2, ये है -1, ये 0, ये 1 2, तो हमें ये ध्यान रखना था कि ये पार्ट इंक्लूड ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली जो पार्ट है वो इतना था, ये वाला। सो हमें सिर्फ इस पार्ट को इंक्लूड करना था, तो इसलिए हमने ब्रेक किया। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, y यहाँ 0 है, यहाँ y1 है, यहाँ 4 है, y यहाँ 1 है 2 है, तो इसलिए हमने ब्रेक किया। ठीक है, सो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा रीजन है जिसको कंसीडर करना था, रफली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब y 0 से 1 में है तो x -1 से 1 में है, जब y 1 से 4 में है तो x 1 से 2 में है। सो ये पार्ट गलती से नहीं ले, इसलिए हमने ऐसा बचने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में यहीं से। आज मैं खत्म करता हूँ क्लास, क्योंकि मुझे भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ट्राई करो, ट्राई कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट यही है, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट हो, तो ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डाउट बताएंगे, ट्राई करना लेकिन।